हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय दास सर पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एनटीपीसी 2019 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी आरआरबी रेलवे एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से ये सब क्वेश्चन लिया हूँ और ये सभी क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपका अपकमिंग एग्ज़ाम में रिपीट भी होने का पूरा चांस है। बिल्कुल सेम टू सेम अगर नहीं भी आएगा तो हो सकता है कि इस पैटर्न पर ही डिजिट चेंज करके, डेटा चेंज करके क्वेश्चंस को रखा जाए। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपको बता दें कि ये जो सेशन चल रहा है रेलवे स्पेशल क्लासेस, ये टीटीएस में 3 बजे से चल रहा है ना। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और एक स्पेशल बैच भी चल रहा है जो कि ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे रेलवे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इनिशियल से। तो आप हमें ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक के साथ। स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस साइन बी बाई कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी बाई साइन ए माइनस साइन बी। तो इसको जब आप देखिएगा तो आपके दिमाग में कुछ डिफरेंट आइडिया भी जनरेट हो सकता है ना। साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, इस टाइप का भी आइडिया जनरेट हो सकता है क्योंकि ऑप्शन देखिए 10A 10B 10A प्लस 10B 1 और 0 है। तो आपको सिंपल क्या करना है, टेक एलसीएम लीजिए और उसके बाद देखिए कि आगे क्या आता है। जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, लुक एट बोर्ड, तो एलसीएम आएगा कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए माइनस साइन बी। आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, इसलिए टाइम लगेगा इनिशियली, बट अगर आप जैसे ही समझ जाइएगा, आप विजुअलाइज करने लगिएगा अप्रोच को, आप विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आंसर कर दीजिएगा, गारंटी है। तो चलिए समझ लेते हैं। एलसीएम हमारा कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी आएगा। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म से डिवाइड करते हैं। कॉस ए कॉस बी को जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन ए माइनस साइन बी, और साइन ए प्लस साइन बी जब साइन ए माइनस साइन बी से मल्टीप्लाई होगा, साइन ए प्लस साइन बी साइन ए माइनस साइन बी से जब मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखिए जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन ए माइनस साइन बी कैंसिल होगा और बचेगा क्या, कॉस ए माइनस कॉस बी। तो कॉस ए माइनस कॉस बी कॉस ए प्लस कॉस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी इसी फॉर्म में आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो आप इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी, इसको आप लिखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये होता है 1, है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हम एक लाइन और लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी। अगर दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए ये इसको और इसको एक साथ लिखे हैं यहाँ, और ये जो टर्म है हमारा, इससे हम लोग माइनस कॉमन लेकर के यहाँ पर लिखे हैं। नीचे वाला टर्म बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 बाई जो भी वैल्यू है आपका, है ना, यानी कि 0 बाई दिस यानी कि 0 आपका आंसर होगा।
आपको इसको लिखने का ज़रूरत नहीं था। अब आप देखिए, अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा और फास्ट बना रहे हैं, प्रैक्टिस आपका अच्छा है, तो आप स्क्रीन पर ही बना सकते थे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, और यहाँ पर देखिए आप माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 माइनस 1 0, और 0 बाय एनीथिंग क्या होगा, आंसर आपका 0 आएगा। तो बहुत ही सिंपल था लेकिन डिफिकल्ट था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को तो ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है। तो डरना नहीं है, जो क्वेश्चन आ रहा है वो एकदम बेसिक पर बेस्ड है, इसमें ट्रिगोनोमेट्री एक तरह से अप्लाई ही नहीं हुआ है, एकदम बेसिक फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मोस्ट बेसिक फर्स्ट क्लास का अप्रोच है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेंसुरेशन सेक्शन से है। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। स्टेज 1 में का भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, स्टेज 1 एग्जाम में ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, और स्टेज 2 में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार बाग के अंदर 12 मीटर, ठीक है ना, एक व्यक्ति क्या है, एक बाग है, बाग कितना मीटर का है, तो 12 मीटर का है, उसका रेडियस कितना है, 12 मीटर है, ये देखिए 12 मीटर, ठीक है ना, के अंदर क्या करता है, 5 मीटर त्रिज्या वाले यानी 5 मीटर रेडियस वाले वृत्ताकार तालाब बनाता है ना, सर्कुलर तालाब बनाता है। कितना उसका रेडियस है, 5 मीटर रेडियस है। ये देखिए, ये जो तालाब बनाया ना, इसका रेडियस कितना है, 5 मीटर। तो आप हमें ये बताइए कि अगर हम चाहे तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ये एरिया हो जाएगा, बड़ा वाला सर्कल का एरिया स्टूडेंट्स हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, है ना, तो पाई इंटू 12 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि रेडियस 12 है। छोटा वाला सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं क्या, देखिए जितना आप क्वेश्चन का लाइन पढ़ते हैं ना, उससे जो मीनिंग ड्रॉ होता है उसको ज़रूर फाइंड आउट कर लीजिए। उसको आप लिख भी सकते हैं, दिमाग में भी रख सकते हैं, जैसे आपको बनाने में हेल्प मिले। तो छोटा वाला जो सर्कल है, तालाब है, इसका हम लोग रेडियस एरिया निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। इसका एरिया होगा पाई इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखिए आगे का लैंग्वेज क्या बोलता है। लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ होता है और उसी को कंक्लूड करके हम लोग डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को तुरंत बना लेते हैं। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तालाब के निर्माण के कारण हुई क्षेत्र की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बाग को वृत्ताकार बनाए रखते हुए, ठीक है, 8 मीटर के हिसाब से त्रिज्या का विस्तार किया जाता है। ठीक है, 8 मीटर के हिसाब से त्रिज्या का विस्तार बनाया जाता है, किया जाता है। यानी अब जो है यहाँ से क्या है, 8 मीटर बढ़ गया। ठीक है, तो अभी जो नया सर्कल है उसका रेडियस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 प्लस आर हो जाएगा, 12 प्लस आर हो जाएगा। और इसका जो है सो एरिया क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, 8 मीटर के हिसाब से त्रिज्या यानी रेडियस का विस्तार किया जाता है, बढ़ाया जाता है ताकि बाग का क्षेत्रफल वही रहे, यानी एरिया में कोई चेंज नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सबसे बड़ा का सर्कल है, दिस इज इक्वल टू ये इसका एरिया और इसका एरिया के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आर का मान मीटर में बताइए, आर का वैल्यू मीटर में बताइए, रेडियस मीटर में बताइए। तो देखिए पाई कॉमन लेंगे तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये ब्रेक होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर लिखेंगे, 12 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2 इंटू 12 इंटू आर, 2 इंटू 12 हो जाएगा 24r इक्वल टू ये 12 का स्क्वायर लिखिए ऐसे ही, और ये 5 का स्क्वायर। ये देखिए 12 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको वैल्यू मिलेगा आर स्क्वायर प्लस 24r प्लस
-25 इक्वल टू 0। आपको r निकालना है स्टूडेंट्स, यहाँ से भी ऑप्शन देख करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इजी फ्रैक्शन है इसलिए 1 सेकंड लगेगा, इसको ब्रेक ही कर देते हैं। ये r² + 25 r माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए r कॉमन ले लेंगे तो r + 25 एक बनेगा फैक्टर। एक लाइन अगर आप और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे r + 25 है ना, और माइनस यहाँ पे r1 कॉमन ले लेंगे तो स्टूडेंट्स r + 25 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका फैक्टर मिला r + 25 और r - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए r का वैल्यू नेगेटिव में आ जा रहा है, रेडियस नेगेटिव में होगा नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे, इसको नहीं लेंगे, r = 1 मीटर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका जो मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट है वो अच्छा होना चाहिए। अगर मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट आपका अच्छा नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा, और एक एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए लगातार आप हर एक तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा बीटी के लेवल का प्रैक्टिस सेट आया है और उसमें बिल्कुल उस लेवल का क्वेश्चन नहीं है जिस लेवल का क्वेश्चन एक्चुअल में आता है। सो स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चन तो आप बना ही लेते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पर भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन है कि एक शंक्वाकार यानी कि जो है सो कॉनिकल तंबू का वर्टेक्स, ठीक है, एक कॉनिकल तंबू है जिसका वर्टेक्स पर 60 डिग्री का क्या है, कोण बन रहा है। तो कॉनिकल तंबू यानी शंक्वाकार तंबू यही वाला है जिसका वर्टेक्स पर, स्टूडेंट्स वर्टेक्स किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखिए ये इसका हाइट हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, ये एल हो गया। इसको ऊंचाई बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लेटरल हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। तो अब स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का रेशियो बताइए, है ना। r/l क्या होगा, r/l का अनुपात बताइए। तो अब देखिए कि ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये तो 90 होता है तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 60 होगा। क्लियर। अब देखिए इस एंगल के लिए आपको r ये बेस हो जाएगा, रेडियस, और ये जो है h हाइपोटेनियस वो क्या हो जाएगा, l। क्लियर। तो h r और l में क्या लगा सकते हैं हम लोग, कॉस लगा सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा के इक्वल टू क्या होता है, b/h होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h, यानी कॉस 60 डिग्री इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होगा, r/l। r/l, यही r/l तो हमको चाहिए, और cos 60 का स्टूडेंट्स वैल्यू क्या होता है, 1/2। सो 1/2 इज राइट आंसर, 1/2 इज राइट आंसर। स्टूडेंट्स फटाफट बताइए कमेंट में कि क्या आपको समझ में आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, एकदम बेसिक लेवल से बता रहे हैं। अगर किसी का फर्स्ट क्लास भी होगा तो उसे भी समझ में आ जाएगा, इसलिए एक एक लाइन एक एक एक्सप्रेशन बता रहे हैं, और जो ऑलरेडी बनाए हुए हैं समझे हुए हैं मेंसुरेशन को उनसे तो बन ही जाएगा। फटाफट आप हमें बता दें कमेंट में कि क्या आपको समझ में आ रहा है क्लियरली या कोई परेशानी आ रही है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अलजेब्रा से। ये जो अलजेब्रिक क्वेश्चन है ये इजी है, लेकिन देखने में बहुत ही खतरनाक टाइप का लग रहा है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ना ही टफ होता है, ना ही बहुत ज़्यादा इजी होता है। आपको बस कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। x/b - c b + c - 2a इक्वल टू y/c - a c + a - 2b इक्वल टू z/a - b a + b - 2c, है ना। तो आपसे पूछ रहा है देन फाइंड x + y + z इक्वल टू वाट। x + y + z का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है a + b + c होगा, a² + b² + c² होगा, 0 होगा और अनिश्चित होगा। तो स्टूडेंट्स
एक तो इस तरह का एक्सप्रेशन, खतरनाक एक्सप्रेशन देख करके ही स्टूडेंट लोगों का मूड खराब हो जाता है, उसे लगता है ये क्या पूछ दिया, है ना। और जिसको एडवांस मैथ से डर लगता है उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया। तो स्टूडेंट्स डरने की बिल्कुल बात नहीं है, चीज़ों को समझना है, एकदम इजी वे में लेना है, क्योंकि जब आप कोई भी क्वेश्चन को समझ जाते हैं ना तो वो क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बन जाता है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग बनाना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए बताते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए और क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि कई बार यही पता नहीं चलता है ना करना क्या है, लिखे क्या, तो वो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए x बाई दिस y बाई दिस इक्वल टू z बाई दिस दिया हुआ है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। तो स्टूडेंट्स x प्लस वाई प्लस जेड तभी आप निकाल पाइएगा जब आपके पास x का वैल्यू रहेगा, y का वैल्यू रहेगा और z का वैल्यू रहेगा। तो हमको क्या चाहिए, हमको x का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए और z का वैल्यू चाहिए। तो इस केस में जब भी दिस इक्वल टू दिस दिया रहेगा, आपको क्या करना चाहिए, दिस इज इक्वल टू मान लीजिए k, दिस इज इक्वल टू मान लीजिए k। तो x का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगा, लुक एट बोर्ड, x का वैल्यू आ जाएगा x बाई दिस इक्वल टू k लिखेंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा k, या फिर आप 1 भी मान सकते हो एज यू विश, है ना। आप सपोज कर लो 1 ही, है ना, 1 सपोज कर लो इसका वैल्यू। तो आप देखोगे x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू आ जाएगा b माइनस सी, b प्लस सी माइनस 2a, ये आ जाएगा x इक्वल टू। y इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, c माइनस ए, सी प्लस ए माइनस 2b, और z इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी माइनस 2c। तो स्टूडेंट्स जब भी इस तरह का इक्वल टू वाला क्वेश्चन रहता है ना, तो ये मोस्ट कॉमन अप्रोच होता है, इसे लिखने का कोई जरूरत नहीं है। x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू जेड इक्वल टू दिस, ये अंडरस्टूड वाली लाइन है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे भी नहीं, ये लिखने वाली लाइन है ही नहीं, ठीक है। आप चूंकि फर्स्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, क्लास आज कर रहे होंगे, इसीलिए मैं एक एक लाइन समझा रहा हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी दिस इक्वल टू दिस आएगा तो इक्वल टू 1 या k सपोज करके उसको x y z का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब क्या करना चाहिए, अब देखिए यहाँ पर आप x इक्वल टू इसको सॉल्व कर लीजिए, b इंटू बी बी स्क्वायर आएगा b इंटू बी बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस 2ab, ठीक है। c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर और प्लस 2ac। देखिए फिर c से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर प्लस ac माइनस 2bc। अब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे माइनस ac माइनस a स्क्वायर और प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे, z का वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस ab माइनस 2ac, और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ab माइनस बी स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2bc। स्टूडेंट्स अब हमें क्या चाहिए, मेरे पास x y z का वैल्यू आ गया है, हमको क्या रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रूरत क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस चीज़ को देखिए, तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू चाहिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू चाहिए, तो चलिए इसे ऐड कर देते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड हमको चाहिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब आप ऐड कीजिएगा ना इसको, तो आप देखिए आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपको क्या मिलेगा। आप देखिए कि माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल हो गया जब इसको सबको ऐड करेंगे तो, ठीक है। प्लस 2ac माइनस 2ac कैंसिल हो गया, माइनस 2bc प्लस 2bc कैंसिल हो गया, और देखिए क्या चीज़ कैंसिल हो रहा है, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी सी, और देखिए कहीं पे माइनस बी सी होगा, माइनस बी सी कैंसिल, प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल। तो स्टूडेंट्स एवरीथिंग कैंसिल हो गया, राइट आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, अंडरस्टैंडिंग और अप्रोच अच्छा होना चाहिए, आप क्वेश्चंस को ईजिली बना सकते थे। तो आप कमिंग जितना भी मेरा क्लासेस होगा उसमें मैं यही बताने का कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे कम समय में आप बना सकते हैं और क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन फटाफट देखते हैं और अप्रोच को समझते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है ज्योमेट्री से, दिस इज फ्रॉम ज्योमेट्री। और एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, जिसे आई होप कि आप लोग इजीली सॉल्व करके हमें आंसर कमेंट कर देंगे। तो एक सबसे पहले एक क्वेश्चन ज्योमेट्री से देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो फटाफट एक ट्रायंगल बना लीजिए ए बी सी। एकदम ज्योमेट्री में टू द पॉइंट मूव कीजिए। ए बी सी एक ट्रायंगल है, बना दिए है ना, जिसमें चित्र में दिखाया गया है ए बी इक्वल टू ए सी। स्टूडेंट्स अगर ए बी इक्वल टू ए सी होगा, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड जब इक्वल होता है तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और जब इसका ये दोनों साइड इक्वल होगा तो प्रॉपर्टी क्या होता है, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, यानी ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। तो अब स्टूडेंट्स आगे क्या बोल रहा है कि आधार बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है। ये बी सी बेस को डी तक बढ़ा दीजिए आप। तो बोल रहा है एंगल ए सी डी 130 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है, 130 डिग्री है। ठीक है, तो अब आपसे एंगल ए का वैल्यू पूछा है, एंगल ए का वैल्यू आपसे पूछा है। तो अब देखिए ये 130 डिग्री है। ठीक है, तो एक लाइन पे जो लीनियर पेयर एंगल होता है ना वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें से ये नहीं कि ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। अगर ये 130 है तो ये कितना होगा कि 180 हो जाएगा, 50 50, तब ना ये दोनों मिला के 180 हो जाएगा। यानी एंगल सी कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 130 50। ठीक है, अब ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी हो जाएगा 50। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग यानी सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए दो एंगल का सम कितना है, 100 डिग्री, 50 प्लस 50, तीनों कोण का 180 होता है, तो कितना बचा, 80, यानी एंगल ए कितना होगा, 80 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री, दिस इज योर आंसर। तो इसमें दो प्रॉपर्टी था, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी था, एक लीनियर पेयर एंगल का प्रॉपर्टी था। रैखिक युग्म का कोण 180 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स समझना पड़ेगा क्योंकि हर एक सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, आप किसी भी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते हैं, हर एक सेक्शन पे वर्क करना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है कि इफ यदि 2 to the power x into 8 to the power 1/5 equal to 2 to the power 1/5 then x equal to what? Friends, this is for you। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करके बताएं। स्टूडेंट्स इसी तरह का लगातार क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल के साथ इस चैनल पर आते रहेगा। क्लासेस ऑलरेडी चल रहा है, तो आप काइंडली हमें हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।